अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर ट्रंप जो अपने पहले दौरे सदारत में शाम, यमन, अफगानिस्तान, इराक और दीगर ममालिक में जंगें ख़त्म करवाने और अमन के अलंबरदार होने का दावा करते रहे, तो दूसरे दौर में पाक भारत समेत बहुत सी जंगें ख़त्म करवाने का क्रेडिट लेते रहे हैं। अब वेनेजुएला पर हमला करके इसके सदर निकोलस मदोरो को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला के तेल ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करने का अज़्म जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जनूबी अमेरिका के दीगर ममालिक जैसे मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी धमकियां दे रहे हैं। हालांकि लातीनी अमेरिका में अमरीकी मुदाखलत की तारीख सदियों पुरानी है। वेनेजुएला अपने तेल की दौलत के बायस तवील अरसे से अमरीकी साम्राज्यी पॉलिसीज़ का मरकजी हदफ रहा है। मनरो डॉक्ट्राइन हो, रूजवेल्ट की पॉलिसीज, आमरीतों की सरपरस्ती, बगावतें और पाबंदियां सब अमरीकी कोशिशों का हिस्सा रही हैं ताकि खित्ते में तेल पर कंट्रोल और बालादस्ती कायम की जा सके। आज के दौर में ट्रंप के ये इक़दामात न सिर्फ लातीनी अमरीका बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अमन के लिए भी खतरा करार दिए जा रहे हैं। इस वाक़े के खिलाफ न सिर्फ अमरीका के अंदर एहतजाज हो रहा है बल्कि चीन ने भी इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। अगर अमरीका को वेनेजुएला पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इजाज़त दी गई तो रूस, मशरक़ी यूरोप, चीन, जापान, ताइवान और भारत जैसे ममालिक भी अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ ऐसा ही तौसी सलूक करने का जवाब पेश कर सकते हैं। अमरीका की एशियाई ममालिक में मुदाखलत की मिसालें भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान, वियतनाम, लीबिया, शाम, इराक में अमरीकी मुदाखलतें ज़्यादा पुरानी मिसालें नहीं हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने खबरदार किया है कि ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ट्रंप की ईरान को धमकी का भरपूर पस मंजर भी है क्योंकि अमेरिका काफ़ी अरसे से ईरान में रजीम चेंज की कोशिश में मसरूफ़ है। हालिया इजराइल ईरान जंग के दौरान भी ऐसी साजिश की खबरें आईं, जबकि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में ईरानी असर रसूख को कम करने के लिए भी बहुत से इक़दाम उठा चुका है। अब वेनेजुएला के वाक़े के दौरान जिस तरह ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए, क्या अमरीका इनका फ़ायदा उठाते हुए फिर रजीम चेंज की कोशिश करेगा? अगरचे अमरीका 1979 से इस कोशिश में नाकाम रहा है, इसके बावजूद एक मरतबा फिर अमरीका की जानिब से ऐसी कोशिश को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। यूं ये सवाल आज की तारीख में आलमी सियासत का अहम तरीन सवाल बनकर सामने आ रहा है कि क्या अमरीकी तौसी पसंद अज़ाइम सिर्फ लातीनी अमरीका तक महदूद रहेंगे या मुस्तक़बिल में एशियाई ममालिक और दीगर खित्तों में भी इसी तर्ज के मॉडल्स अपनाए जाए। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, सदर की गिरफ्तारी, आलमी सियासत में ताकत के तवाज़ुन यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल, क्या आलमी असरात होंगे? शहजाद चौधरी साहब, अमेरिका ने जो पैगाम दिया है, क्या कहा जाए ये वेनेजुएला तक महदूद है, लातीनी अमेरिका तक महदूद है, या अमेरिका भी तौसी पसंदाना अज़ाइम रखता है और इसको देखते हुए और भी बहुत से मॉडल सामने आ सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है तौसी पसंदाना अज़ाइम से ज़्यादा अमेरिका अपने पिछवाड़े के बारे में फिक्रमंद रहता है और रहता है क्योंकि वहाँ की जो लैटिन अमेरिका की जो तारीख है और जो वहाँ के रुझानात हैं वो हमेशा सोशलिस्ट, वो हमेशा प्रोग्रेसिव, उस किस्म की सोच के हामिल रहे हैं। और वहाँ की हुकूमतें चाहे वो किसी डिक्टेटर के तहत थीं या किसी डेमोक्रेट के नीचे थीं, लेकिन जब भी ऐसी हुकूमतें आईं जहाँ पर कि एक इंडिपेंडेंट सोच लेके कोई सदर या लीडर आगे आया तो उसको अमेरिका ने हमेशा खतरा ही समझा। उसका फिर अमेरिका तरीका ये निकालता था कि वहाँ पर या अंदरूनी डोमेस्टिक कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, नए इलेक्शन फोर्स कर दिए, उसको पकड़ लिया, उसको भगा दिया। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि सदर को उठा के ले गए। 1990 में भी पनामा का सदर जो था इसी तरीके से उसको उठा के ले आए और वो भी एक कहानी बनी, हमारे सामने है पनामा का जब सदर को उठाया गया, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो ये तो अमेरिका का वहां और पिछवाड़े के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बल्कि ट्रंप ने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी वो दुनिया का जो आधा इलाका जिस पर के सिर्फ अमेरिका ही नजर आता है, पैसिफिक, अटलांटिक और कुछ ही हद तक यूरोप का कुछ हिस्सा, वहां पर अमेरिका ही हमेशा एक बड़ी ताकत बन के रहेगा, बाकी सब उसके जेर असर रहेंगे। तो ये तो उसकी सोच है, उसकी पॉलिसी है। पहले क्यों नहीं करते थे? मेरा ख्याल है हर हुकूमत और हर इंतजामिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच हुआ करती है। जो नियो कंजर्वेटिव थे, अब आप समझिए कि पोस्ट नियो कंजर्वेटिव एक ग्रुप है, एक हॉक्स हैं जो कि वहां बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया।
وجہ بہت ساری آپ نے مینشن کی, آپ نے تیل کا ذکر کیا, وہاں پر یہ بھی ہے کہ چین کا بہت اثر رسوخ تھا وینزویلا میں. کوئی ایسا لیڈر جو کہ آزادانہ پالیسی لے کے سامنے آتا ہے, جو کہ یہ مدورو لے کے چل رہے تھے, ان کے جو پہلے صدر تھے شاویز, ان کی ٹریڈیشن کو آگے کیری کرتے ہوئے, تو ان کی سوچ کی وجہ سے وہاں پر چین, ایران اور کسی حد تک روس کو بھی پیر جمانے کا جگہ مل رہی تھی, جو کہ امریکہ کا بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے. تو امریکہ کو ان کو زیر اثر علاقوں کو قابو کرنے میں مشکل نہیں آتی ہے اسی طریقے سے جا کے, اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا وینزویلا کے خلاف, کبھی ایک طرف فورس لانچ کر دی, کبھی اس کو کوسٹل ایریا کے اندر پریشر ڈال دیا. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ٹرمپ اپنے ایک زون آف انفلوئنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے یہ میرا ہے, تو پھر اسی طریقے سے روس اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ اچھا, پھر اس کا مطلب ہے کہ جو یورپ کا حصہ اس کے ارد گرد ہے, یا جو اپنا پرانا سینٹرل ایشیا کا علاقہ جو کہ پہلے سوویت یونین تھا, وہ اس کے زیر اثر ہونا چاہیے. چین کہے گا اسی طریقے سے کہ BRI جن ملکوں میں ہے, جہاں جہاں پہ انہوں نے تعلقات ہیں, وہ اس کے زیر اثر ہوگا. اور لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ایک آرڈر جو کہ رول بیسڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد چلا تھا, اس کو اب 3-4 مختلف زونز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. اور پہلے تو لکھا ہوا تھا UN سیکورٹی کاؤنسل, یونائٹڈ نیشنز کے نیچے کہ رول بیسڈ آرڈر کیا ہوگا. اب وہ لکھا ہوا ویسے ہی رہ جائے گا, اور یہ جو 3 بڑے ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے زون آف انفلوئنس کے اندر کون کس طریقے سے رہے گا. چین ہمارے علاقے میں ہمیں افیکٹ کرتا ہے, ہندوستان کو بھی افیکٹ کرتا ہے. کیا ہندوستان کبھی اتنا بڑا ہو پائے گا؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے 9 کروڑ کی آبادی اور 2 کروڑ کی آبادی میں بہت فرق ہوتا ہے. یعنی وینزویلا 2.5 کروڑ کا ملک اور ایران تقریباً 10 کروڑ کا ملک. اب 10 کروڑ کے ملک کے اندر جہاں پر کہ آپ کا احساسات اور جذبات پاپولیشن میں آلریڈی ایک ملک کے خلاف اتنے زیادہ ہوں, وہاں پہ اتنی زیادہ پھیل چکا ہو ایک اثر, اور 10 کروڑ عوام کو قابو کرنا کس طرح؟ ورنہ تو فوردو کے بعد جب انہوں نے اٹیک کیا, وہ جو بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں, تو وہاں پر رجیم چینج ہو جانی چاہیے تھی. اتنا انہوں نے ٹرائی کر لیا, نہیں ہو پائی. تو میرے خیال میں یہ جو بڑی قوتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا بڑا علاقہ ہے, کتنی بڑی پاپولیشن ہے, اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس کو زیر اثر لایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس کا خطرہ اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن رول بیسڈ آرڈر کو اب ریپلیس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا, کیونکہ امریکہ نے اپنی پوزیشن کو ایبڈیکیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر, جس کو ویسٹرن ہیمسفیئر کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, ماضی ایک رہا, ایک بیک یارڈ ہے امریکہ کا, اور وہ اس کو لے کے کنسرنز بھی ہے, مگر آج 2025 میں وہ ٹرمپ جو کہ پچھلا پورا سال کوئی اور کہانی دیتے رہے دنیا کو, سچ یا جھوٹ, وینزویلا پر جس طرح انہوں نے خود کو مسلط کیا ہے, کیا اسی طرح کا اقدام چین, روس جیسے بڑے ممالک بھی جو کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب کے 2 اور 3 کنٹریز زون بن جائے, پاور زون بن جائے, کہ وہ جہاں جہاں محدود ہوں گے وہاں پر اب ان کا رول چلے گا اور UN نہیں رہے گا, کیا ہم ایک نئے طرز کے رول کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے؟ ہمسایہ ممالک کو اپنی اپنی پاورز کے ساتھ ہی بنا کر رکھنا ہے جہاں پر وہ موجود ہیں, ان کی اپنی سے ختم ہے. دیکھیں, امریکہ تو ایسی کہانیاں ہمیشہ سناتا رہا ہے, اور صرف امریکہ نہیں, جو بھی بڑی طاقت ہے, سوویت یونین ہوا کرتا تھا, وہ بھی کہانیاں سنایا کرتا تھا. وہ کہتے تھے نا, بومنگ کنٹریز انٹو ڈیموکریسی, یعنی جنگی جہازوں سے جمہوریت آتی تھی. اور کیسی جمہوریت آتی تھی وہ ہم نے عراق میں بھی دیکھی, لیبیا میں بھی دیکھی, سیریا میں بھی دیکھی. یہ تو کل ہی کی بات ہے نا. تو بلند بانگ دعوے تو اپنی جگہ, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو امن ہے, جو انصاف ہے, جو مساوات ہے, وہ ان ترقی یافتہ ملکوں کے اندر تک ہے. وہ اپنے شہریوں کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ہے, وہ ایک جنگل ہے جہاں آج بھی شیر اور چیتے چوپایوں کا شکار کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے تھے. اب جنگلوں کی عملداری بدلتی رہتی ہے. جو بات آپ نے پوچھی کہ ایک طاقت ہے دنیا میں ڈومینیٹ کرنے والی, یا ایک سے زیادہ طاقتیں ہیں دنیا میں ڈومینیٹ کرنے والی. جب کولڈ وار کا ایرا ختم ہوا, جب سوویت یونین بکھرا, تو اس وقت ایک ایسا دور آیا جس وقت امریکہ دنیا کی سول سپر پاور بن گیا, واحد طاقت. تو پھر ساری دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا. جس کو ہم رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں, وہ امریکن بیسڈ آرڈر تھا. وہ دنیا پر عمل درآمد اس کا ہوتا تھا, امریکہ پر نہیں ہوتا تھا. امریکہ اس وقت بھی یہی کرتا تھا, لیکن فرق جو ہے وہ یہ پڑا کہ اس وقت امریکہ ساری دنیا میں کرتا تھا.
अब अमेरिका को भी मालूम है मैं सारी दुनिया में नहीं कर सकता, तो वो एक ग्रेट पावर के तौर पर अपने इलाके पर, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है। और जिसका एक लाजमी नतीजा निकला है कि जो दूसरी दो ग्रेट पावर्स हैं इस वक्त, चीन और रूस, वो जो अपना खित्ता है उस पर अपनी ताकत एग्जर्ट करेंगी। अब जो अमेरिका का अपना खित्ता है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, देखिए उसमें तो उसने 1823 में, जिस वक्त वो ग्रेट पावर, जिस वक्त वो सुपर पावर नहीं था, ग्रेट पावर बनने की तरफ जा रहा था, 1823 में वहां के सदर, अमेरिका के सदर जेम्स मेनरो ने कहा था कि अब यहां कोई कॉलोनियल ताकत नहीं आएगी, कोई यूरोपीय आके यहां कब्जा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि ये खित्ता, जंगल का ये हिस्सा हमारा है, कोई और यहां शिकार करने नहीं आएगा। और उस अरसे में, उस वक्त से लेकर अब तक अमेरिका ने वहां 20 बार हुकूमतें बदली हैं, एक सरबराह हुकूमत को कत्ल कराया है, 8 को जिला वतन किया है। ये उनके लिए बहुत सेंसिटिव इलाका है। यहां उन्होंने कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दी कि कोई ऐसी हुकूमत रहे जो उनके लिए थ्रेट बन सके। उन्होंने हमेशा एक्शन लिया है और अब भी वो दिखा रहे हैं कि हम सस्ता जरूर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ताकत नहीं है कि हम अपने इलाके पर असर ना डाल सकें। अब भी बुलंद बांग दावे हैं उसके, कानून की हुक्मरानी है, गैर कानूनी हुक्मरान तो उसको हमने निकाल दिया, गैर कानूनी तारके वतन यहाँ से आ रहे हैं, जराइम आ रहे हैं, नारकोटिक्स आ रहे हैं, ये हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त नहीं ली, गैर कानूनी काम उसने खुद किया है। और एक बहुत ही अहम बात जिसको एक्सपर्ट्स याद दिला रहे हैं वो क्या है, देखिए वो कहते हैं कि अब तक की जो दुनिया थी वो ताकत की दुनिया थी, अब माशी ताकत बहुत अहम हो चुकी है। अब मुल्क ये देखते हैं कि कौन उनके पास आके पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, पावर ट्रांसमिशन लगा सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, कौन है जो आके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, उनकी मदद करेगा, डेवलपमेंट पार्टनर कौन होगा, उनसे मिनरल्स कौन लेगा। अमेरिका जो पहले दुनिया का डेवलपमेंट पार्टनर हुआ करता था अब नहीं रहा, तो अब उसके इस एक्शन के भी नाकामी के इम्कानात मौजूद हैं और दोनों मंजरनामे मौजूद हैं। दुरुस्त। अगर वो इसको संभाल पाता है, अगर वो यहां पे माशी तौर पर इसको स्टेबल कर लेता है, लिवरेज कर लेता है हालात को, फिर तो ठीक है। दुरुस्त। लेकिन दूसरा चांस का काफी सारा मौजूद है कि ये खित्ता दोबारा से मसलों में चला जाएगा। ठीक। ये एक दलदल भी बन सकता है अमेरिका के लिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स याद दिला रहे हैं कि ये एक और इराक भी बन सकता है और इसकी वजह से अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसमें मजीद कमी भी हो सकती है। ठीक हो गया, वैलिड पॉइंट। हसन निसार साहब, क्या दुनिया एक ऐसे नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है जहां ताकत कानून पर और मफाद इंसाफ पर हावी होगा? भाई मैं तो इसे वसी तर तनाजुर में देखना और समझना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। सही। देखो, इंसान ने कई जिहतों में माइंड बॉगलिंग, हैरान कुन तरक्की की है। गुज़श्ता चंद सदियों के अंदर अंदर बनी नौ इंसान के खुराक, लिबास, वो लाइफस्टाइल, रिहाइश, ट्रैवलिंग, यू जस्ट नेम इट, मुकम्मल इनकलाब है। हंसी आती है सर सैयद का सफरनामा पढ़ के, वो कहता है वो बाथरूम में तो बारिश हो रही है। बैरी जहाज में गया था बेचारा, वो बाथरूम में जगह था, वो शावर वगैरह, पागल हो गया। अच्छा, तो लेकिन इंसानी जबिल्लत में कतअन कोई तब्दीली नहीं आई। नफरत, मोहब्बत, धोखा, लालच, तौसी पसंदी, गलबा, ताकत, इख्तियार, हवस इक़्तिदार, उसका तुर्रा इम्तियाज था, है और रहेगा। ये बिल्कुल ज़हन में रखो। कुरानिक विज़डम कहती है बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब है, वो क्या कह रहा है, गालिब आओ। फर्क क्या है दीन मुबीन में और बाकी गलबे में, कि वो इसलिए आपको गलबे में देखना चाहता है, मोमिन को, मुसलमान को नहीं, कि आपको कोई अब्यूज ना कर सके। ये और तरह की बात है। माइट इज राइट।
अज़ल ता अब तक का मुसल्लमा असूल है जो कभी तब्दील नहीं होगा। और आखिरी बात सुनो जी, मैंने जब ये सुना या पढ़ा तो मेरी हंसी निकल गई, ध्यान मेरा बिल्कुल कहीं और चला गया। वेनेजुएला के सदर और उसकी बीवी की गिरफ्तारी से मुझे 2 नामवर हुक्मरान याद आए माजी के। एक का नाम था बायज़ीद जल्दरम, अल्दरम कहते हैं आसमानी बिजली को। दूसरे का नाम था अमीर तैमूर, जिसे गोरा लिखता है अर्थ शेकर। दोनों मुसलमान, अपनी अपनी किस्म के और रास्को लकीदा। तो उसने तैमूर ने यल्दरम को, एल्दरम प्रोनाउंस करते हैं, मैं लोकल में उसमें कर रहा हूँ, कैद करके उसके हरम पे भी कब्जा कर लिया था। ये तो एक कोई बुढ़ी सी ले गए पड़ गए। तो टेक इट इजी, देयर इज नथिंग न्यू, माइट इज राइट, अजल से अब तक। अल्लाह को अल्लाह हम इसलिए मानते हैं ना कि अल्टीमेट, और क्या है। ठीक हो इसके गया। बावजूद बात समझ माइट इज राइट, ये सिविलाइज्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी इंसानी हकूक और सब बातें पीछे रह गई हैं। अमन, जमहूरियत, और यार इंसान जो सिविलाइज्ड मैंने कहा है ना कि कई डायरेक्शंस में आपने तरक्की की है। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। जबिल्लत जो है वो नहीं बदली इंसान की। जबिल्लत हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या भूख लगनी बंद हो गई है? क्या हवसे सर नहीं है? दुरुस्त कह हवसे रहे हैं। इक़्तिदार नहीं है? बिल्कुल कुछ भी तब्दील नहीं हुआ अगर गहराई में जाके देखो। दुरुस्त। रज़ा रूमी साहब, ट्रंप ने क्यूबा के बारे में भी कहा कि वो तो बस खत्म ही हो गया, समझो अगर ये वेनेजुएला को जिस तरह उन्होंने पकड़ा है उनके सदर को, मगर ईरान के लिए भी धमकी लगाई है कि उनके मुजाहिरीन के दिफा में और वहां पहुंचने की भी। क्या अमेरिका फिर से ईरान में रजीम चेंज की तैयारी में आपको नजर आता है? बैकयार्ड की तो बात सब करेंगे जी, बड़ा कंसर्न और कॉन्शियस है, लेकिन क्या यहां तक भी कार्रवाई करने को तैयारी करेगा? देखिए आशा का जहां तक तो लातीनी अमेरिका का ताल्लुक है उसके बारे में तो काफी बात हो गई है कि अब दोबारा से 19वीं सदी का जो अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि इस खिते में वेस्टर्न हेमिस्फेयर जैसे कहा जाता है, लातीनी और मरकजी अमेरिका जो है उसके ऊपर हमारी इजारादारी होगी और कोई इधर आने की जरूरत ना करे। तो चीन जो वहां पर अपनी काफी जो है सरमायाकारी भी कर चुका है और तेल और गैस और दीगर ज़खायर जो हैं, मिनरल्स जो हैं, मादनियात, उनके हवाले से भी वहाँ पर उसकी नज़र है। ये उसको भी एक पैगाम दिया गया है कि आप अपना एरिया खुद तयन कर लीजिए, हमारे नेबरहुड में मत आए। और यही वजह है कि उन्होंने, आपने ईरान की बात की, उन्होंने कोलंबिया को भी धमकी दी है, क्यूबा को भी दी है, और ग्रीनलैंड के ऊपर जो उन्होंने आते ही ऐलानात किए थे कि ग्रीनलैंड को वो हिस्सा बनाएंगे, वो भी उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। यही इतलात इस वक्त आ रही हैं। अब खुदा जानता है कि ये हो पाएगी कि नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो कुदरती वसाइल के ऊपर एक जो कब्जे का प्लान है वो इस वक्त कार फरमा है। और वेनेजुएला भी, उनको ना तो वहाँ पे कोई जमहूरियत से, ना डिक्टेटरशिप से, ना इंसानी हकूक से मोहब्बत है। दुनिया के तकरीबन 18 से 20% टोटल ज़खायर जो है तेल के वहाँ मौजूद है, और वो तेल है, याद रहे, जो कि जिसकी रिफाइनरीज अमेरिका में ऑलरेडी 3 या 4 स्टेट्स में लगी हुई हैं। इसलिए ये बहुत ही मोटी मोटी बात जो है वो ये है। और इसी वजह से आप देखें कि इतनी महारत से और इतनी जैसे कहना चाहिए डिटेल में जाकर ये ऑपरेशन किया गया कि जिस तरह से हम वेनेजुएला की फौज, उसकी प्रेसिडेंट मरूदो की सिक्योरिटी, और हत्ता कि वहाँ के जो सियासी उनके मुशीर और वज़रा हैं, वो भी यूं ही लगता है कि सब ऑन बोर्ड थे इस इक़दाम पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मज़ीद मामला आगे बढ़ेगा, क्या ये ईरान की तरफ भी जाएगा? देखिए, ईरान का मामला कुछ मुख्तलिफ है, अगरचे कि वहाँ पर आपको पता है कि पोम्पियो जो साबिक एक वज़ीर रह चुके हैं और बड़े अहम ओहदों पर रहे, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि वो तमाम ईरानी जो सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं उनको नया साल जो है उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जो लोग उनके मोसाद के एजेंट्स उनके साथ चल रहे हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। तो बहुत ही वाज़ेह आपने देखा कि इससे पहले जब इजराइल ईरान की जंग हुई तो उसमें जिस तरीके से निशाना बनाया गया ईरान की मिलिट्री को, उसके टॉप जनरल्स को,
وہ بھی قابل ذکر اور اس کو یاد کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی انفارمیشن تھی ان کے پاس اور انہوں نے اس حد تک پینیٹریٹ کر لیا ہوا تھا کہ ان کے گھروں میں جہاں وہ جن کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی پتا تھا اسرائیل کو کہ انہوں نے کون سی بلڈنگ میں کون سی کھڑکی میں میزائل مارنا ہے، یعنی کہ بلڈنگ بھی تباہ ہونا اور سیدھا وہ نشانے پر ٹھگا ٹھگ لگ رہا تھا کام. تو یہی عالم ہے اس وقت کہ ایران میں بالکل ایک اسرائیل کی یہ کوشش ہے، مگر یہ کام بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایرانی لوگ غصے میں تو ہیں اپنی حکومت سے، مہنگائی اور دیگر جو ان پر معاشی افتاد دان پڑی ہے، لیکن کیا وہ ایک جسے کہتے ہیں فورن ایلیمنٹ جو ہے وہ آ کر اگر ان کے ملک میں رژیم چینج کرے گا تو کیا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ ابھی تک تو ایسا نہیں لگتا. بلکہ جو ایران سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس بھی ہیں مغربی دنیا میں، مثلا ولید نظر ہیں یا اور بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جتنا بھی غصہ ہو لیکن اس طرح کے اقدامات کی ایرانی عوام تائید نہیں کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر واپس اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے پڑیں گے، اور وہ ابھی امریکہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا مڈل ایسٹ میں یا دیگر جگہوں پر بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے کا تجربہ ناکام ہوا ہے. عراق ہو، افغانستان ہو، لیبیا ہو، اور اس سے پہلے کی جنگوں میں بھی وہاں پہ ہمیشہ امریکہ کو ایک تو بہت لمبے عرصے رہنا پڑا ہے، جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، اور ناکامی کا سامنا بھی ہوا ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ ایک کوشش تو یقیناً اسرائیل اور وہ کرے گا، مگر کیا وہ اس حد تک کامیاب ہوگی؟ دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہے. میرا جہاں تک خیال ہے یہ بہت مشکل ہوگا. اب اگر وہ کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے ایران میں، بدقسمتی کی تو یہ بات ہے، کیونکہ ہم تو پوری عمر یہی کہتے تھے کہ یہ ایک شاید سازشی تھیوری ہے کہ موساد کا ایجنٹ ہر جگہ موجود ہے اور یہود و ہنود کی سازش ہے. تو اب انفارچونیٹلی یہ مقام، یہ دن بھی آ گیا کہ وہ تمام کنسپریسی تھیوریز جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو اس لیے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. عائشہ جی بالکل درست ہو گیا. انٹرنلی ریاستوں کو اور ملک کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حکومت نے گورننس کی اصلاحات کے لیے 15 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور IMF کی ڈیمانڈ پر یہ بنائی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے، اس بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اب کی بار کچھ مختلف ہو پائے گا. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نومبر 2025 میں IMF نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی تھی. اس رپورٹ نے واضح کیا تھا کہ ادارہ جاتی کمزوریوں، غیر شفاف پالیسیز، سیاسی اثر و رسوخ اور کمزور احتساب کے باعث ہر سطح پر کرپشن سرایت کر چکی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت ہر سال تقریباً 6.5% تک نقصان اٹھا رہی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 2 برس میں نیب کی جانب سے کی جانے والی 5 کھرب اور 300 ارب روپے کی ریکوریاں بہت بڑے نقصان کا ایک معمولی عکس ہے، جبکہ پیچیدہ ٹیکس نظام، ناقص ترقیاتی بجٹ اور سرکاری اداروں میں ناکافی نگرانی اس بحران کو مزید بڑھا رہی ہے. اسی سبھی پس منظر میں گزشتہ روز وزیر اعظم نے اقتصادی گورننس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک 15 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کی قیادت وفاقی وزیر خزانہ کریں گے. اب اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے تمام اقتصادی اور سرکاری گورننس اصلاحات کو مربوط، شفاف اور مؤثر بنایا جائے. کمیٹی سہ ماہی بنیادوں پر وزیر اعظم کو رپورٹس پیش کرے گی تاکہ بدعنوانی کے ساتھ جڑواں مسائل کا پائیدار حل تلاش کیا جا سکے. یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ حکومت IMF کی رپورٹ میں اٹھائے گئے خطرات کو بظاہر سنجیدگی سے لیتے ہوئے ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے ملک میں شفافیت، احتساب اور عوامی اعتماد بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی کمیٹی واقعی وہ خامیاں دور کر پائے گی جس کی نشاندہی بار بار IMF کر رہا ہے؟ پاکستان میں ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسے اصلاحاتی اقدامات اور کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، مگر بروقت عمل درآمد نہ ہونے، سیاسی دباؤ اور ادارہ جاتی کمزوریوں کی وجہ سے محض کاغذی حد تک ہی محدود رہ جاتی ہیں. ہر نئے اقدام کے ساتھ توقعات بڑھ جاتی ہیں، لیکن اگر بنیادی نظام اور احتساب کے مؤثر طریقے ہی نہ ہوں تو یہ اصلاحات ایک وقتی نمائش سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوتی. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیٹی ریاستی ساخت میں بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے اقدامات کر سکے گی؟ مطلب یہ کہ 15 رکنی کمیٹی بنا تو دی وزیر اعظم نے، کیا امید رکھی جائے؟ اس سے سوال پینل کے سامنے رکھیں گے. گورننس خامیوں کی نشاندہی، وزیر اعظم نے 15 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. ماضی میں ایسی اصلاحاتی کمیٹیوں اور اقدامات کی ناکام مثالیں، کیا اس بار کچھ مختلف ہوگا؟ زیغم صاحب، کوئی امید رکھیں نہ رکھیں، کیونکہ کمیٹی یا رپورٹیں ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، عوام کے لیے نتائج، اصلاحات ملتے نہیں ہیں ہمیں.
IMF का तो एक सादा सा मसला है, IMF का काम जान बचाना है। IMF का काम जो है वो ऐसा ही है जैसे एमरजेंसी वार्ड का काम होता है। आपको पहलवान बनाना उसका काम ही नहीं है। पहलवान बनना, अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, अच्छी ग़िज़ा खाना और सेहतमंद अपने आप को बनाना, ये आपका अपना काम है। और ये इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट करना नहीं चाहती। और देखिए, रूलिंग एलीट की जो दोनों या तीनों साइड्स हैं वो इसको रेसिस्ट करती हैं। कमेटियां बनती हैं, कमेटियों में भी वही मशवरे दिए जाते हैं, लेकिन जो बात की जाती है उसको कहीं कानूनी शक्ल देनी होती है, उसके लिए कुछ ज़वाबित बनाने होते हैं। फिर जब ज़वाबित बनते हैं तो उन पर अमल दरामद करना होता है। उसकी रेजिस्टेंस खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आती है, उसको बिजनेसमैन रेजिस्ट करता है, उसको सियासतदान खुद रेजिस्ट करता है। तीनों आपके पार्ट जो एलीट के हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से किसी भी तब्दीली को, किसी भी रिफॉर्म को जो पाकिस्तान को सीधा कर सके उसको रेजिस्ट करते हैं। छोटी और सी अगर इस कमेटी में भी सब ब्यूरोक्रेट्स हैं तो सर इन तीन को पहले कैसे तब्दील करें फिर? देखिए, अब मसला जो है वो ये है कि जब तक, अब मुल्क को चलाना तो एलीट ने है ना, जहां सियासतदान होंगे, जहां बैठते हैं सियासतदानों ने बैठना है, जिन सीटों पे ब्यूरोक्रेट्स ने बैठना है ब्यूरोक्रेट्स ने ही बैठना है, और जहां पे बिजनेसमैनों ने बैठना है इन्होंने ही बैठना है। सही। आप मैं तो वहां जाके बैठ नहीं सकते। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तानी एलीट खुद ये फैसला कर चुकी है कि अब पाकिस्तान को बदलना है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट की कुछ कुर्बानी देनी है। सियासतदानों ने जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की कुछ कीमत देनी है, ब्यूरोक्रेट्स ने जो ताकत ग्रैब की हुई है, अच्छा सवाल है, अंदर धींगा मुश्ती है DMG और नॉन DMG की, उसको कुछ इन्होंने देना है। क्या अंदरूनी तौर पर क्या बिजनेसमैन कुछ कुर्बानी देने को तैयार है, टैक्स देने को तैयार है? जब तक ये खुद ये फैसला नहीं करेगी पाकिस्तान की पावर एलीट कि भाई अब ये मुल्क हमारा वजन नहीं उठा सकता, तो फिर ये बात तो वजीर आजम साहब को भी पता होगी कि पहले पावर एलीट को लेक्चर करें और उसके बाद ये कमेटी पर आए। रजा रूमी साहब, PDM दौर में शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई, नाकाम रही, उससे पहले बनाई, नताइज ना मिले, इमरान खान साहब ने भी कमेटियां बनाई, फिर मुशर्रफ दौर और उस 90 की दहाई की भी बातें करें, इस्लाहात की बातें होती हैं, मसाइल भी सबको पता है, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? अच्छा, आप तो अभी की बातें कर रही हैं। अगर आप 1947 से देख लीजिए कितनी कमेटियां और कितने कमीशन बने हैं तो आप जो है ना हैरान परेशान हो जाएंगी। देखिए, ये एक क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक जो है ये हरबा है कि जो भी चीज़ हो उसके ऊपर एक कमेटी बना दो, और जो वहाँ पे IMF वाले बैठे हुए, आपके ख्याल से क्या वो कोई बहुत ही इनकलाबी और विजनरी है? वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। वो देखेंगे अच्छा जी कमेटी बना दी है 15 मेंबर की, हाई पावर्ड, जबरदस्त, हमारी रिपोर्ट के ऊपर काम हो रहा है और खाना पुर हो गया, और अगली जो किस्त वस्त है या प्रोग्राम की एक्सटेंशन होनी है, इसे कहते हैं फाइल का पेट भरना। एक तो पाकिस्तान में फाइल को पहिए लगाए जाते हैं, दूसरा फाइल का पेट भी भरा जाता है इस तरह के तरीकाकार से। तो ये तो एक रवायती तरीका है। बात यह है कि ये जो मसाइल जिनकी निशानदही की गई थी, IMF की रिपोर्ट में भी बहुत सारे नकाइस और सुकुम है, तो उसको भी कोई सहीफा नहीं समझना चाहिए। और बहुत सारे उसके, आपको पता है डॉक्टर शाहिद कारदार साहब जो कि पहले रहे भी हैं बड़े आला ओहदों पर, उन्होंने उसकी बड़ी तनकीदी एक मजमून भी लिखा था अखबारात में कि क्या क्या मसाइल थे, मगर उसमें जिन मसलों की तरफ इशारा किया गया है वो अहम मसाइल है। प्रॉब्लम जो है, और मैं मुख्तसर चूंकि वक्त इस सेगमेंट में कम होता है, देखिए ये एक सिस्टम वाइड फेलियर है। यानी कि जो निज़ाम है वो इस कदर उसकी शिकस्त रेख्त का शिकार है कि उसको आप ठीक करने का सोचते नहीं। जो मसाइल वहां पर कहे गए, पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो उसका हल निकाल सकते हैं या कुछ वो उसके ऊपर बेहतरी ला सकते हैं। मसलन आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जो कि सारी स्पेंडिंग जो होती है पब्लिक, उसके ऊपर सालाना रिपोर्ट बनाता है, अरबों रुपए की वो निशानदेही करता है। फिर इसी तरह आप देख लिए हर वजारत की एक अकाउंट्स कमेटी होती है जो कि बिल्कुल गैर फाल है। फिर आप देखिए कि पार्लिमानी कमेटियां होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी तो जो है, और सियासतदानों ने तो अपना काम टोटली का ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ दिया है, चाहे वो वर्दी वाले हों या ना वर्दी वाले हों। और फिर फाइनल जो होता है इसमें आयशा एक और अहम चीज है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी बिल्कुल, उसका भी एक काम है कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मुख्तलिफ कार्टेल्स माफिया हैं उनका मुहासबा करे। ठीक हो गया। ये सारे इदारे इस वक्त डिसफंक्शनल है, उनके ऊपर एक कमेटी और बना दे तो क्या फर्क होगा? दुरुस्त हो गया रजा साहब, मसाइल तो हैं, हल तलाश में हैं। हम एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।
हसन निसार साहब, हर बात जाकर पावर एलीट पर खड़ी हो जाती है जो मुल्क को रन कर रही है। क्या अशराफिया को अंदाजा है जब रियासती निजाम सांस ही नहीं ले सकेगा तो रूल किस पर करेंगे, राज कैसे होगा? देखें, बात सुने, मैं किताबें जाहिर है मेरी तो इतनी एज नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ पाकिस्तान की अशराफिया फेक है, ये अशराफिया है ही नहीं। 1857 को जिसको आप गदर कह लो, म्यूटनी कह लो, जंग आज़ादी कह लो, ज़रा उसको थोड़ा तफसील में जाके पढ़ो। खैर, IMF को इमरजेंसी वार्ड करार देकर ज़ैगम साहब ने बुनियादी तौर पे बात ही ख़त्म कर दी है। यहाँ हम लोग लफ्ज़ों को जानते पहचानते और समझते नहीं हैं। बहुत खूबसूरत, इसके बाद बात करनी बनती नहीं मेरी, लेकिन वो खाना पूरी है, मैं मजबूरी है, 4 जुमले बोलूँगा मैं। देखें, बात सुने, नीयतों और अहलियतों में खोट हो तो 15 रुकनी क्या, आप 15 लाख रुकनी इस्लाहाती कमेटी भी बना लें। ये जो अभी बताया गया है तफसील, ये तो मिस्त्रियों वाला काम है। कौन क्या क्या करता, मोटी बात क्या है, क्या बॉटम लाइन क्या है सारी बात की। जितनी मर्जी कमेटियां तश्कील दे लें, तजलील ही हमारा मुकद्दर रहेगी। कमेटियां नहीं, किरदार, किकबैक्स और कमीशन नहीं, कमिटमेंट, प्रोटोकॉल्स नहीं, परफॉर्मेंस, और इनमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है। इसलिए वो जो आपने कहा है ना कि मुस्तकबिल में कोई हो को फलाना, इस बार कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। इस निजाम को तेजाब से गुस्ल दे दें सर, अब तो वरना कुछ नहीं होगा, जो मर्जी का। ठीक हो गया है। शहजाद साहब, हर सियासी जमात IMF के दरवाजे पे गई, गुज़िश्ता 2 साल से गवर्नर इस्लाहात को लेकर बेतहाशा तजावीज़ हैं। ये जो शराफिया यहाँ तक लाई है, अब इससे हम कोई उम्मीद ना रखें क्योंकि इनकी सिंसेरिटी पे ही शक है सबको। अच्छा, हट के मैं समझता हूँ हम बहुत हल्का लफ्ज यूज करते हैं, करप्शन। करप्शन बहुत हल्का लफ्ज है, गो कि मिस गवर्नर से ही निकलता है, और IMF ने उस हिसाब से हमें बता दिया। असल में ये मुआशी नाकामी है, और अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो कौमी नाकामी है। मुआशी नाकामी ही कौमी नाकामी है, या कौमी नाकामी ही मुआशी नाकामी। इन दोनों को जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल कर लें। उसकी वजह क्या है? एक तो वो जो पैसा खाया जाता है करप्शन के अंदर, वो तो वाजे हो गया। दूसरा है, इस मईशत के अंदर कोई जान ही नहीं है, ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ ना होने की वजह यह है कि इसकी साख तब्दील करने को तैयार कोई नहीं, यानी ना करप्शन रोकने को कोई तैयार है, और ना ही इसकी साख्त और स्ट्रक्चर्स बदलेगा ताकि ग्रोथ इसमें आ जाए, किसी तरीके से जान पड़ जाए। अब ये काम किसने करना है? इसके लिए क्या चाहिए? जो मफादात का टोला बैठा हुआ है, जिसने इसी मईशत को हमेशा से पिछले 80 साल से पकड़ के रखा हुआ है कि ऐसे ही चलेगी, उसको बदलना है, उस सोच को बदलना है। कौन बदले? क्योंकि वही लोग सियासत में भी हैं, वही लोग बिजनेस में भी हैं, वही लोग पॉलिसी के अंदर भी हैं। अब इनको बदलने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल तो फिर डार साहब को दिखानी पड़ती ना, अगर डार साहब इसके हेड बन जाते। सुन ये रहे थे, मैं ही सुन रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब को लगाया जाएगा। अब डार साहब को जिम्मेदारी IMF ने जो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये करनी पड़ जाती और पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ जाती, तो वहां पे तो है ही कुछ नहीं। क्योंकि वो जितना भी सरिया है वो सारे का सारा ऊपर तक या गर्दन तक रहता है, नीचे नहीं जाता, स्पाइन में नहीं जाता। इसलिए मेरा अपना अंदाजा यूं है कि वो भी फिर वजीर खजाना औरंगजेब साहब की झोली में डाल दिया गया है कि आप एक जगह और फेल हो जाएं। आपके फेल होने के बाद हम पक्का बता दें कि जी देखें, आपका वजीर खजाना जो आपने लगाया था, ना वो मईशत को ठीक कर सका, ना वो कमेटी हमने बना के दी, ना उसको चला सका, ना वहां से कोई तब्दीली कर सका। इसलिए सबसे पहले तो इसको खाली फारिग किया जाए, और फिर उसके बाद शायद कोई अपना बंदा ला के कहा जाए कि अब मुझे 3 साल और चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पॉलिटिकल विल की एब्सेंस होगी, और पॉलिटिकल विल दिखाना मकसूद ही नहीं है, इसीलिए सियासतदानों को दूर रखा जाता है। इसलिए वजीर खजाना साहब आ गए, और इसलिए उसी तरह पे काम चलेगा जिस पे आप करते रहे। हाँ, इससे कोई थोड़ी सी टाइम और खरीदा जा सकेगा, स्पेस और ले लेंगे कि हमें थोड़ा सा वक्त और दे दें। ठीक हो गया जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।